जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, अनेक नामों वाला हमारा यह देश अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। आकाश की ऊंचाइयों को छूता हमारा तिरंगा आज संपूर्ण विश्व में पर्याय बन चुका है हमारे कल्चर की विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। कालचक्र को यदि पीछे की ओर घुमाएं तो हजारों शताब्दियों से भी प्राचीन है हमारा इतिहास। युगों युगों से अनेक सभ्यताओं, धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों को अपने में आत्मसात कर अतिथि ही देवो भवः इस महापरंपरा की जन्मभूमि हमारे भारत ने सभी का खुले हृदय से अभिवादन किया। सुदूर उत्तर में प्रहरी बन खड़े हिमालय से मध्य भारत के विंध्याचल, कच्छ का रण, मरुभूमि, अरावली की प्राचीन पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिणी छोर के समुद्र, इतने विराट विस्तार वाले हमारे भारत में एक नहीं ऐसे अनेक स्थान आज भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिन्हें अक्सर सैलानी अनदेखा कर देते हैं। यह यात्रा है जम्बूद्वीप महाद्वीप की। जम्बूद्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों से आच्छादित एक ऐसा द्वीप जिसकी गांधार, सिंधु घाटी, बांग्लादेश तक फैली विराट जड़ें भले ही आज कुछ सिमट गई हैं, किंतु आज भी अपने मूल संस्कृत अर्थानुसार जम्बूद्वीप एक ग्लोबल प्लैनेट का द्योतक है। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज देवांग, प्रोफेशनली एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, किंतु जम्बूद्वीप की तिलिस्मी सुंदरता से मेस्मराइज्ड मैं निकल पड़ा हूं इसके अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने। इस सफर में दर्शकों आप होंगे मेरे हमसफर, एंड टुगेदर वी शैल एक्सप्लोर जम्बूद्वीप इन दिस जर्नी थ्रू इनक्रेडिबल इंडिया। हिमालय हमारे देश का रक्षा प्रहरी, बर्फ से ढकी इसकी दुर्गम ऊंची चोटियां और इनके मध्य 56,000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा प्रदेश हिमाचल। 5 मुख्य नदियों की उत्पत्ति वाला यह प्रदेश देवभूमि के नाम से भी विख्यात है। पश्चिमी हिमालय की सभी 5 पर्वत श्रृंखलाओं को समेटे है हिमाचल। हिमाचल को मुख्यतः 3 विख्यात जगहों से जोड़ा जाता है। शिमला जो प्रदेश की राजधानी है, मनाली जो कुल्लू वैली में स्थित है, और तीसरा है धर्मशाला। 1992 में किन्नौर और स्पीति घाटी के टूरिस्ट्स के लिए खुलने के साथ ही नए आयाम स्थापित हुए एडवेंचर टूरिज्म और तिब्बतन बुद्धिज्म में रुचि रखने वाले टूरिस्ट्स के लिए। आज अवसर है स्पीति घाटी में स्थित 1000 वर्ष पुरानी ताबो मोनेस्ट्री को निहारने का, किन्नौर में स्थित किन्नर कैलाश श्रृंखला के ग्लोरियस कलर्स को मन में समेटने का। पश्चिमी हिमाचल का हर भाग साकार करता है अपने शीर्षक देवभूमि नाम का, चाहे हो लो लाइंग शिवालिक्स में चामुंडा, नंदा देवी के मंदिर या पहाड़ी के डीप में बसा माँ भीमा काली का अद्भुत मंदिर सराहन में, ये सभी आमंत्रित करते हैं अद्भुत खूबसूरत पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश को एक्सप्लोर करने के लिए। इन सुदूर सुंदर इलाकों में पर्यटन आज हमारी उन्नत संचार प्रणाली एवं ट्रांसपोर्ट सिस्टम से सरल हो गया है। इन इलाकों को परस्पर जोड़ती सड़कें आज प्रॉपर मोटरेबल रोड्स हैं। भारत के इन सबसे अछूते एवं अनएक्सप्लोर्ड अनटच्ड स्थलों में भ्रमण करने का सबसे रोमांचक तरीका है रोड ट्रैवल व ड्राइविंग। हिमालय की गोद में घुमावदार, ऊंचे नीचे जिगजैग पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करने का अपना अलग ही रोमांच है। देवभूमि हिमाचल की इस अतुल्य, अविस्मरणीय एवं रोमांचक यात्रा के किरदार हैं मैं व मेरे परिवार के सदस्य। हमारे भ्रमण का ढंग बड़ा ही निराला है, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं अपनी गाड़ी से और एक्सप्लोर करते हैं भारत के सबसे अनएक्सप्लोर्ड व सुदूर क्षेत्रों को। रोड से ट्रैवल करने के पीछे हमारा उद्देश्य भारत की विविध संस्कृतियों व स्थानीय परंपराओं से रूबरू होना है। सुबह की धूप में किन्नर कैलाश की चोटियां कैसी भव्य लग रही हैं। इन चोटियों पर स्थित है 79 फुट ऊंची एक प्राकृतिक संरचना जो एक शिवलिंग को रिजेंबल करती है। इस शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 7 से 8 दिन का एक दुर्गम ट्रैक है।
किन्नर कैलाश श्रृंखला तथा शिवलिंग के अद्भुत व्यू के कारण कल्पा का एक विशेष महत्व है। हम देख रहे हैं किन्नर कैलाश की बर्फ से ढकी सुंदर चोटियां, जहां आज भी भोले भंडारी तपस्या में लीन हैं। थोड़ा और जूम करके शिवलिंग के दर्शन करते हैं। इसे यहाँ से आसानी से देख पाएंगे। यहाँ मध्य भाग की छोटी चोटी पर हम साक्षात्कार कर रहे हैं उसी अद्भुत शिवलिंग का। एक रोचक तथ्य यह है कि शिवलिंग अलग अलग प्रहरों में अलग अलग रंग बदलता है, जैसे लाल, नारंगी और पीला। प्रातः हमें यह सुनहरे रंग से रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। यह एक अत्यंत दुर्लभ नजारा है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग को अपने संपूर्ण स्वरूप में देख पाना भाग्य की बात है, क्योंकि अक्सर ये ऊंची चोटियां धुंध व गहरे कोहरे से ढकी रहती हैं। किसी ने सच ही कहा है कि यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। धूप में चमकती सुनहरी बर्फ की चोटियों को देखते ही रहने का मन करता है। समय आ गया है कल्पा से विदा लेने का, इसलिए पैकिंग कर आगे की यात्रा पर निकलते हैं। कल्पा फेमस है एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए। देखो, इस ऑर्चर्ड में चेरी के पेड़ भी हैं। वाओ, पेड़ पर लदी रसीली चेरीज। किसान बताते हैं कि एक पेड़ से लगभग 300 से 400 किलोग्राम चेरी प्राप्त होती हैं। हम भी इन्हें खरीदने से खुद को रोक नहीं पाते। इनका स्वाद तो लाजवाब है। वाकई ये चेरीज तो सैलानियों के लिए हिमाचल का एक नायाब तोहफा है। हम पहुंच गए हैं रिकोंग पिओ, जो कल्पा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और किन्नौर वैली में समुद्र तल से 7,511 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हम आ पहुंचे हैं यहाँ के तिब्बती मार्केट में। यह मार्केट लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस है। हम देख रहे हैं शॉल का ओरिजिनल स्वरूप, जिसे पट्टू कहा जाता है। पट्टू किन्नौरी विमेन का पारंपरिक वस्त्र है, जिसे पायजामे के ऊपर पहना जाता है। पट्टू के बेहद लंबे और भारी होने के कारण इसे धारण करना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए इसे छोटा किया गया और तब जन्म हुआ मॉडर्न डे शॉल का। हम देख रहे हैं किन्नौरी दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला पट्टू। यह तो काफ़ी लंबा और भारी है। हम खड़े हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एम्पोरियम में। किन्नौरी शॉल्स की खरीदारी के लिए इससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती।
पर्पल कलर के पट्टू को भी देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। पट्टू पर सारा काम हाथ से ही किया गया है। काफी जटिल व इंट्रिकेट कारीगरी है। इस किन्नौरी टोपी की शान तो देखिए। यह टोपी यहाँ काफी प्रचलित है। इसे पुरुषों व महिलाओं द्वारा समान रूप से पहना जाता है। मेरी बहन भी किन्नौरी टोपी लगाकर बिल्कुल किन्नौरी लग रही है। यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम पार कर रहे हैं कासांग ब्रिज को और बढ़ रहे हैं अपने अगले पड़ाव नाको की तरफ। प्रचंड वेग से बहते हुए इस झरने का पानी पुल के नीचे से बहकर नदी में मिल रहा है। यह रास्ता काफी रोमांच से भरा है। हम पार कर रहे हैं सतलज नदी को। यह पुल लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से सस्पेंडेड है। गुड लक का साइन ये रंग बिरंगी झंडियां इस ब्रिज पर भी देखी जा सकती हैं। अब हम गुजर रहे हैं स्पेलो नामक जगह से। यहाँ पहाड़ से टूटकर मोटे मोटे पत्थर सड़क पर आ गिरते हैं, जिससे अक्सर गाड़ियों के टायर पंचर हो जाते हैं। रास्ता बेहद सकरा है। सड़क के किनारे रेलिंग भी नहीं है। BRO का कार्य प्रगति पर है। लगता है यहाँ कुछ देर रुकना होगा। कुछ लोग एडवेंचर के लिए यहाँ मोटरसाइकिलों पर भी आते हैं। वो देखो कैसे पत्थर टूट टूट कर सड़क पर गिर रहे हैं। लगता है रास्ता खुल गया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पत्थर हमारी गाड़ी पर ना गिर पड़े। हम पार कर रहे हैं संगसम नामक स्थान को, जो 11,841 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसी ऊंचाई पर इस नैरो रोड पर गाड़ी चलाना अपने आप में ही एक एडवेंचर है। देखो, यह है सर्वदा शक्तिशाली, अर्थात हमारी आर्मी की ग्रेनेडियर्स बटालियन। इस बटालियन में सबसे बहादुर व स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स होते हैं, जो हमारी सुरक्षा हेतु सर्वाधिक जोखिमपूर्ण कार्यों को कुशलता से पूर्ण करते हैं।
ये पहाड़ों पर बने हुए सुंदर पैटर्न्स मन को मोह रहे हैं। इस सफर सतलज नदी हमराही बन हमारे साथ साथ बह रही है। रास्ता काफी खतरनाक होता जा रहा है। इस ऊंचाई पर सामने से आ रहे वाहन को देख पाना लगभग नामुमकिन सा है। ओफो, रास्ता खराब है और लैंडस्लाइड से पत्थर सड़क पर गिरे हुए हैं। पहाड़ी की गहराइयों में दिखाई देती ये सर्पाकार सड़कें अद्भुत लगती हैं। हम समीप हैं स्पीति वैली के। यह वैली एक कोल्ड डेजर्ट अर्थात बर्फीला रेगिस्तान है, क्योंकि यहाँ चहुं ओर बर्फ होने के कारण वनस्पतियों का लगभग अभाव सा है। सांझ ढलते ढलते हम आ पहुंचे हैं नाको। शून्य से नीचे तापमान होने के बावजूद भी बर्फ से ढकी चोटियों को देखने का मौका हम खोना नहीं चाहते और सारी थकान भूलकर इन्हें बस निहारते रह जाते हैं। यहाँ हम रात्रि विश्राम करेंगे टेंट्स में। हमारे टेंट के सामने दिखाई दे रहा है शिपकीला, जिसकी ऊंचाई है 21,674 फीट। ओह माय गॉड, इतनी ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों को देखकर ही हम ठिठुर जाते हैं। चलिए टेंट में प्रवेश करते हैं। इस स्विस टेंट में सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, जिसमें सबसे जरूरी है मोटी मोटी रजाइयां। हमें साथी पर्यटकों से पता चलता है कि रात में यहाँ बर्फ गिरती है, जिससे बेहद ठंड हो जाती है। ढलते सूरज ने क्षितिज पर इंद्रधनुषी रंग बिखेर कर शिपकीला पर एक अद्भुत नजारा उत्पन्न कर दिया है। भूख लगने लगी है और हम डाइनिंग हॉल में आ गए हैं। ठंड ने तो यहाँ सभी आयाम ही तोड़ दिए हैं। हम बैठे बैठे भी लगातार कांप रहे हैं। इस भीषण ठंड में डिनर तक के लिए जेब से हाथ बाहर निकालना कष्टकारी है। ठंड बढ़ती ही जा रही है। बर्फीली चोटियां अंधकार होने पर तारों की मध्यम मध्यम रोशनी में नहाकर एक अलग ही रूप धारण कर लेंगी, और तब यहाँ मीलों तक केवल बर्फीली हवाएं और सन्नाटा ही पसरा होगा।
और इस सन्नाटे में फहरेगा केवल यह झंडा, जिस पर लामी भाषा में पवित्र बौद्ध श्लोक लिखे हैं, मानो ईश्वर के शुभ संदेश को वातावरण में बिखेर रहा हो। कामना करते हैं कि ये सदा यूं ही फहराता रहे और हम सभी के जीवन में सद्भावना व एकता पनपाता रहे। दिन की शुरुआत होती है सुबह की कुनकुनी धूप से। धूप सेकते हुए गरम गरम चाय की चुस्कियां शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही हैं। खिली खिली उजली धूप से इस ठंड में हमारा रोम रोम पुलकित हो गया है। इन प्राचीन बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शंस के पास से होते हुए हम बढ़ रहे हैं नाको लेक की तरफ। इस लेक तक जाने का ट्रैक काफी उबड़ खाबड़ है। यह झील सुंदर विलो व पोपलार के वृक्षों के झुरमुट के बीच स्थित है। इस झील की विशेषता यह है कि यह एक हाई ऑल्टीट्यूड लेक है जो समुद्र तल से 12,014 फीट की ऊंचाई पर है। लेक में पानी के आवक का मुख्य स्रोत है ग्लेशियर से आते छोटे छोटे पहाड़ी झरने। प्रातःकाल नाको लेक देखने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि तब इसके शांत जल में बर्फीली चोटियों का आईना सा बन जाता है। महान गुरु पद्म संभव जी के यहाँ तपस्या करने के कारण यह झील यहाँ के निवासियों के लिए काफी सीक्रेट है। इस झील का तांत्रिक बुद्धिज्म में भी काफी महत्व है। यहाँ के स्थानीय निवासी हमें बताते हैं कि सर्दियों में यह लेक जम जाती है व इस पर स्केटिंग की जा सकती है। उनका कहना है कि यह झील बहुत ही गहरी है और इसकी गहराई का ओर छोर नापना नामुमकिन है। नाको झील के डीप ब्लू क्रिस्टल क्लियर वाटर्स को अपनी स्मृति में संजोते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नाको में ही है एक प्राचीन मोनेस्ट्री, चलो इसे देखने चलते हैं।